हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। आज है फ्रेंड्स 15 अक्टूबर और है मंडे। चलिए देखते हैं जो आज का दैनिक जागरण का एनालिसिस। उससे पहले फ्रेंड्स, आप में से काफी बच्चों ने कल मैंने पूछा था कि कौन कौन चाहता है कि आप लोगों को जो मेंस के लिए क्वेश्चन दिया जाए। तो कुछ लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स थे, कुछ लोगों के नेगेटिव। कुछ कहते हैं कि सर अभी तक तो हमने प्री की तैयारी भी नहीं है, तो मेंस की कैसे करेंगे। ठीक है, जो लोग अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं वो प्री में लगे रहे हैं। जो लोग मेंस करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक क्वेश्चन दिया करूंगा। और जिन बच्चों को मतलब मेंस के अंदर भी आंसर लिखना नहीं आता, तो दूसरों के आंसर पढ़ लिया कीजिए और कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश किया कीजिए। चलिए, आज आपके लिए मोटिवेशनल कोट मैं नहीं लेकर आया हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट मैप। अभी आप लोगों को इसमें करना क्या है, हरियाणा के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं, नीचे आप कमेंट कीजिए हरियाणा की रिवर्स, कि हरियाणा के अंदर कौन कौन सी रिवर्स हैं, उनके साथ क्या लिखना है कि वो रिवर कहाँ कहाँ से निकलती हैं। नंबर 1। सेकंड, अगर कोई हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क है तो जरूर बताइए, नहीं है तो भी लिख दीजिए। तीसरा, हरियाणा के अंदर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो बताइए। वन्यजीव अभयारण्य। ये तीन चीजें जरूर नीचे कमेंट कीजिए, कौन कौन सी और कहाँ कहाँ पर है। ये तीन चीजें आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिए, इससे आपकी नॉलेज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इसमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर प्री के अंदर मिलने के काफी चांसेस हैं। या फिर अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो आप एक क्वेश्चन आपको ऐसा होगा जिसके अंदर ऑप्शंस में आप उसको फाइंड आउट कर सकेंगे और इसका आंसर आप दे पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं लेक्चर। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको क्वेश्चन दे देता हूँ जो मेंस के लिए। अभी मैं बताता हूँ मेंस के लिए आपको क्या लिखना है। अभी मेंस के लिए आपको मैं बताता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, इसके बारे में आपको लिखना है। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन के अंदर मैंने पूरा क्या लिखा। अब आपको पता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे की लिमिट ज्यादा रहेगी, लेकिन आपको क्या करना है 250 वर्ड्स में लिखना है। लेकिन आपको दो कमेंट्स करने हैं। एक कमेंट के अंदर आप लिखेंगे हरियाणा के परस्पेक्टिव से कि हरियाणा के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आपको दो चीजें लिखनी है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम बढ़ तो रहे हैं, हरियाणा के अंदर ये कमी है। जैसे कि आपको पता है रेवाड़ी के अंदर महिला के साथ बहुत गलत हुआ था, 5 लोगों ने रेप किया था। एक साइड हम क्या दुर्गा शक्ति लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपने लिखनी है। 5 पॉइंट कोई नेगेटिव लिखिए, 5 पॉइंट कुछ पॉजिटिव लिखिए। ये लिखिए हरियाणा के बारे में। दूसरा कमेंट क्या कीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया के लेवल पर क्या हो रहा है, फिर इंडिया के लेवल पर लिखिए। फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर मैं आपको वुमेन एम्पावरमेंट वर्ल्ड के अंदर पूछूंगा कि वर्ल्ड के अंदर बताइए। लेकिन जब मेंस के अंदर अगर आप यूपीएससी के मेंस में बैठे हैं तो आपको शुरू कहां से करना है, इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करना है और खत्म कहां पर करना है, वर्ल्ड पर जाकर खत्म करना है कि आज इंटरनेशनल वर्ल्ड में ये सब कुछ चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। लेकिन ये यूपीएससी की बात कर रहा हूं। अगर बात करूं हरियाणा सिविल सर्विसेज की, हरियाणा सिविल सर्विसेज की शुरू कहां से करना है, हरियाणा की हिस्ट्री से शुरू करना है और हरियाणा की जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो पे खत्म कर देना है। कुछ ना कुछ उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, जो इंडिया का डाल सकते हैं कि इंडिया के अंदर ये कुछ हो रहा है, लेकिन आपको नेशनल या स्टेट लेवल के बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको इंटरनेशनल लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो आज का क्वेश्चन है वो है नारी सशक्तिकरण, इसके बारे में लिखिए। एक तो स्टेट लेवल पे क्या काम हो रहा है, हरियाणा स्टेट लेवल पे क्या काम हो रहा है वो बताइए। दूसरा सेंटर लेवल पे, इंडिया लेवल पे क्या काम हो रहा है, इसके बारे में मैं कल आपको फिर अच्छे से बता दूंगा। अभी आप लोग पहले कमेंट कीजिए। अगर आप लोग आप में से कोई 5 बच्चे या कोई 10 बच्चे इसके लिए कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं कल इसका आंसर नहीं दूंगा। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग इसका आंसर करें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर इसका पार्टिसिपेट किया कीजिए आंसर में, और एक दूसरे का आंसर जरूर रिव्यू किया कीजिए। मान लीजिए किसी एक बच्चे ने कोई और 5 आंसर लिखे हैं, किसी दूसरे बच्चे ने कुछ और 5 लिखे हैं, तो शायद वो 5 और 5 आप 10 लिख पाएंगे एग्जाम टाइम ऑफ व्यू पे। तो इसलिए आप एक दूसरे का आंसर जरूर रिव्यू करते रह कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपके लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, इसके लिए सॉरी। नहीं तो वीडियो सुबह 8 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। आज ये वीडियो लेट हुई क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहले तो मेरे पास सुबह सुबह न्यूज़पेपर ही नहीं आया, उसके बाद जब न्यूज़पेपर आया तो फिर वो वीडियो मैंने बनाई और फिर अपलोड नहीं हो पाई। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है तेलुगु। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। इंपॉर्टेंट है ये। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है, तो है जयशंकर प्रसाद। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी के अंदर काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है, हरियाणा सिविल सर्विसेज में ये पूछा जा सकता है। तो ये थे बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत किसे विषय का अध्ययन किया जाता है, तो वो कौन सा विषय इसका अध्ययन किया जाता है, सिक्कों में धातुओं का अध्ययन किया जाता है उसके अंदर। तो ये याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, शिकार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये हिंदी के अंदर भी आ गया कि हिंदी के अंदर ये पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, हेनरी ड्यूरेंट ने। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बता दीजिए कि मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि जो अभी न्यूज़ के अंदर क्या आपको पता है कि न्यूज़ के अंदर करंट अफेयर्स आते हैं।
आपको पता है कि बहुत सारे लोग आपको वन लाइनर करंट अफेयर करवाते हैं, लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वन लाइनर करंट अफेयर इनफ नहीं है। वन लाइनर पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो प्रीति मैडम वीडियो डाल रहे हैं उस वीडियो का कोई मतलब नहीं है, वो वीडियो डाल रहे हैं वो आपके लिए एसएससी एग्जाम्स के लिए, या फिर अगर आपको कुछ मतलब एक लाइन पता है, एक पॉइंट पता है, तो आप लोग दूसरा उससे ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो वो वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए यूपीएससी लेवल की मैं बात करूं या फिर हरियाणा सिविल सर्विसेज लेवल की बात करूं, तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ सकता हूं। मैं भी आज शाम तक, आज मतलब ये 15 अक्टूबर की वीडियो, तो 15 अक्टूबर शाम तक आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे करंट अफेयर में से, जिसका नाम होगा HCS प्री। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा उस वीडियो का प्यार देंगे, जितना आप उसको लाइक करेंगे, जितना पसंद करेंगे, लोग बढ़ चढ़ कर कमेंट करेंगे उस वीडियो के नीचे, फिर मैं वो डेली रेगुलर करूंगा। अगर उस वीडियो पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया कि आपको चाहिए ही नहीं वो, तो फिर मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा। आप लोग बता दीजिए, जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं, कि आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज प्री के लिए क्वेश्चन चाहते हैं या नहीं चाहते, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, लेट मी नो। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं आज रात तक वीडियो जरूर डाल दूंगा और 8 बजे तक, 8 PM तक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये जो 10 क्वेश्चन मैंने करवाए थे वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के अगर सारे क्वेश्चन आपने करने हैं सितंबर मंथ के, तो ये वीडियो सितंबर 2018 करंट अफेयर, स्टैटिक जीके क्वेश्चंस, बेसिक साइंस क्वेश्चंस, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आपका पूरे महीने के करंट अफेयर एक दिन में कवर हो जाएंगे। चलिए, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मलेशिया, काफी बच्चों ने आंसर किया है। कोलालंपुर इज द कैपिटल, करेंसी इज रिंगिट। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, कई बार क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, अभी दैनिक जागरण का एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। तो मी टू बम, आरोप झूठे करेंगे कानूनी कार्रवाई अकबर। तो अकबर क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं, तो इन्होंने क्या कि इन पे 12 महिलाओं ने शोषण का आरोप लगाया और ये कह रहे हैं कि ये नाइजीरिया की दौरे पे गए हुए थे, भी ये वापस लौटे थे। उन्होंने कहा कि मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। आपको पता है, आरोपों के समय पर सवाल। उन्होंने क्या कहा कि जो भी विपक्ष दल है वो इनके कह रहा है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो अभी आपको पता है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए ऐसी बातें हो रही है। तो ये बिल्कुल नकार रहे हैं कि मैंने ऐसा कभी किसी लेडी के साथ गलत किया ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मामला कोर्ट के अंदर जाएगा, अपने आप ही इसके सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैंने आपसे पूछा ना, आज नारी सशक्तिकरण के बारे में। आज ये लेक्चर पूरा सुनिए, आपको 3-4 पॉइंट और भी मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैंने आज तक जितने भी लेक्चर दिए हैं उन लेक्चर्स में से वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स 1200 वर्ड लिख सकते हैं, और मैंने तो आपको 250 वर्ड्स लिखने के लिए कहा। इतने वर्ड्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, कोई बात नहीं। आप 10 मिनट लगाइए, 20 मिनट सोचिए, 50 मिनट सोचिए, कोई लिमिट नहीं आपके पास। आप जितना टाइम मर्जी सोच के आंसर दे सकते हैं, नो इशू। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, फर्जी मुठभेड़ मामले में मेजर जनरल समेत 7 सैन्यकर्मियों को उम्र कैद। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेजर जनरल समेत 7 सैन्यकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने फर्जी मुठभेड़ का मामला है। पहले आपको पता है कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर करती थी, ठीक है, लेकिन अब जो सेना है, सेना के अंदर भी ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा। 24 साल पुराना मामला है ये, असम का मामला। वहां पर 9 लोगों को पकड़ा था इन्होंने, और उनमें से 4 को छोड़ दिया और 5 को मार दिया गया। किस वजह से? उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कुछ नहीं था, वो जो लोकल पीपल थे असम के। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि वो तो आतंकवादी हैं, और इस जनरल ने और उसके साथ सैन्यकर्मी को मार दिया। अभी क्या है, 24 साल बाद जो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फैसला किया है और उन सभी को भी निलंबित कर दिया है और उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। तो बिल्कुल सही फैसला किया है कि अगर इनके हाथ में गन है, इनके हाथ में पावर, तो ये किसी भी आम आदमी को नहीं मार सकते। यार, भारत आप लोगों का, भारत हमारा है, इसके आम नागरिकों का भारत है, नहीं कि कोई जनरल है सेना का या कोई मेजर है तो वो मतलब इस तरह से अपनी मनमर्जी करके किसी को भी मार सकता है, या पुलिस वाले किसी का भी एनकाउंटर कर सकते हैं। तो ये सही बात नहीं है फ्रेंड्स। ये जो चीज़ें हैं ये आप लिख सकते हैं कि हमारी सेना के अंदर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, वहाँ पर ये आप पॉइंट डाल सकते हैं। या फिर हमारे पुलिस प्रशासन में कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, पुलिस किस तरह से कट्टर व्यवहार करती है। कल भी मैंने इस बारे में बताया था कि पुलिस किस तरह से, मतलब जब पुलिस आती है तो लोग डरते हैं ना, कि पुलिस आने से सेफ महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्री या फिर USA के अंदर, कनाडा के अंदर जब पुलिस आती है तो लोग बिल्कुल महफूज फील करते हैं कि अब पुलिस आ गई, अब कुछ नहीं गड़बड़ होगा, अब सब सही हो जाएगा। लेकिन भारत के अंदर उल्टा, अगर पुलिस आ जाए तो लोग कहते हैं अपने अपने घरों में भाग जाओ, पुलिस आ गई है, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस का क्या डर है भारत के अंदर। नेक्स्ट देख लीजिए, एक इकोनॉमी की टर्म है, आपको मैं करवा देता हूं। क्या होता है रेमिटेंस? अभी फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि रेमिटेंस कुछ होता है या नहीं होता, मैं भी आपको सारा अच्छे से करवा दूंगा, बहुत अच्छे से। आपको पता है कि सरकार का कुछ चालू खाते होते हैं, जिसके अंदर की क्या कुछ आया पूरे साल के अंदर और क्या कुछ बाहर गया देश से, कितना पैसा अंदर आया, कितना पैसा बाहर गया, वो होता है चालू खाता, जिसके अंदर लिखते हैं। उसके अंदर एक रेमिटेंस वर्ड यूज होता है। रेमिटेंस वो होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए हमारे देश के कुछ नागरिक जो बाहर रह रहे हैं, कुछ USA के अंदर रह रहे हैं, कुछ कनाडा के अंदर रह रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं, तो वो US से डॉलर में कमा रहे हैं। USA में रह रहे हैं तो वो डॉलर्स में कमाई करते हैं। मान लीजिए किसी बंदे ने वहां से $200 कमाए और वो भारत में अपने बूढ़े माँ बाप को भेज दिए, तो ये भारत के लिए क्या हुआ, ये रेमिटेंस हुआ, ये भारत के लिए कुछ प्लस हुआ। तो भारत दुनिया का सबसे मतलब ज़्यादा रेमिटेंस
प्राप्त करने वाला कंट्री है। हम 68 अरब डॉलर जो रेमिटेंस से प्राप्त करते हैं। हमारे जो देश के नागरिक काफ़ी देशों में फैले हुए हैं, सभी यूरोपियन कंट्रीज में ऑलमोस्ट इंडियंस अवेलेबल हैं, सभी अमेरिकन जो अमेरिका की कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पर भी ये लोग फैले हुए हैं। इंडिया के लोग, हम लोग खाड़ी के देश है वहाँ पर भी हम लोग फैले हुए हैं, आप लोगों को पता ही है। ओपेक कंट्रीज में भी हमारे काफ़ी लोग प्रेजेंट हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम वहाँ से 68 अरब डॉलर पैसा कमा कर लाते हैं। लेकिन भारत से बाहर ले जाने वालों की भी कमी नहीं है। नेपाल के सभी लोग यहाँ पर आते हैं, भूटान से लोग यहाँ पर कमाई करने के लिए आते हैं, आपको पता, और भी कई गरीब कंट्रीज के लोग यहाँ पर कमाई करने के लिए आते हैं भारत में। तो भारत से पैसा बाहर भी बहुत जाता है। और जो हमारा GDP का 2.7% है 68 अरब डॉलर, तो इतना पैसा हम लोग क्या है रेमिटेंस से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन अभी इसमें क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें क्या है। अगर आपको मान लीजिए $200 इंडिया के अंदर भेजने हैं तो आपको 7.1% वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, फिर आप लोग ये डॉलर भेज सकते हैं। वरना आप $200 आते ही अभी इसका 7.1% कट कर आएंगे। तो अभी देख लीजिए, अगर किसी ने $200 नहीं, मान लीजिए किसी ने $2000 भेजने हो तो यार उसको मतलब इतने % टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। आई होप आपको रेमिटेंस समझ आ गया होगा। मैं आपके लिए डेली 1-2 टर्म्स लेकर आता हूँ फ्रेंड्स। और आज 15 तारीख है फ्रेंड्स, 16 तारीख को आपको ज्योग्राफी का एक लेक्चर मिल जाएगा, एक पॉलिटी का और एक इकोनॉमी का, ये तीनों लेक्चर मिल जाएंगे। होप सो आज शाम को मिल जाए, अगर जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी रही, क्योंकि इंटरनेट आज बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं चल रहा है और अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल फॉल्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे ही दूर होगा आपके लिए जो सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये चेत जानने का वक्त, ये सारा पॉलिटिकल है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, राजनीति में उभरते युवा। तो भी ये सारा है तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड, हमारे काम का नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि अगर युवा उभर कर आएंगे राजनीति में तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि जिसका बाप दादा ये राजनीति में थे उसका ही युवा सामने आ रहा है। ये तो नहीं है कि कोई मतलब आम नागरिक खड़ा होकर मतलब इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यार ये कैसा स्वतंत्र भारत है, मतलब ये तो एक कोई फैमिली है जो हमारे पर राज करती आ रही है। जैसे आप लोगों को आप सुना होगा, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले इतने सालों से हम पर राज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस का परिवार हम पर कितने सालों से राज कर रहा है। उसी तरह से मैं कांग्रेस वालों का परिवार नहीं कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस वालों ने बहुत ज़्यादा बलिदान भी दिए। लेकिन आजकल क्या है, कोई MP बन जाए या फिर कोई MLA बन जाए, फिर उसका आगे बेटा, फिर उसका बेटा, आगे उसका बेटा, यही MLA MP बनते जाएंगे, किसी दूसरे का तो नंबर ही नहीं आता। तो आप लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। ये पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको काम के पॉइंट्स बता दी जो आप आंसर में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये झारखंड के बारे में लोकल है। अधिकारियों के इंतजार में महिला किसान। अभी देख लिए अधिकारियों को इंतजार में, तो अभी आपके माइंड में मान लीजिए मैंने कहा फार्मर, तो आपके माइंड में क्या हुआ, किसी पुरुष की फोटो आ जाएगी, कोई भी एक पुरुष, कोई भी एक इंसान जो फार्मर है, कोई एक किसान है, किसान कहते ही आपके दिमाग में एक पुरुष की फोटो आएगी। लेकिन आपने कभी महिलाओं को किसान के रूप में देखा ही नहीं है। जो 15 अक्टूबर है, ये संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने सॉरी फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ने 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रामीण दिवस मनाया जाता है। तो ये उन्होंने कहा था 2007 में कि हम ये मनाएंगे, और 15 अक्टूबर को भारत सरकार ने क्या महिला किसान दिवस मनाने की बात कही है कि अगले साल से हम ये जरूर मनाया करेंगे। तो ये भी एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बढ़ता पॉइंट है कि जो भारत की लेडीज़ को किसान होने का हक मिल रहा है, और उनके अभी हक मिल रहा है, अभी उनको सिर्फ दर्जा मिल रहा है, अभी उनको अधिकार नहीं मिल रहे। ये लेडीज़ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, काफ़ी लेडीज़ है जो खेतीबाड़ी करती हैं, लेकिन ये कहती है कि हमारे पति बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं, ज़मीन तो उनके नाम पर है, लेकिन जो मुआवजा, बीमे का मुआवजा सिर्फ उन्हीं को मिलता है, हमें नहीं मिलता। हालांकि काम हम कर रहे हैं, सारी कमाई हम कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भी फसल के साथ गड़बड़ हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, तो बीमा उनको मिलेगा जिनके नाम पे मतलब जमीन है। तो ऐसा नहीं है, जब काम हम कर रहे हैं, जब काश्तकार हम हैं, तो बीमा भी हम क्लेम कर सकें। तो इसी बारे में बात की जा रही है। अभी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जहाँ पर कई ऐसे भी आपने देखा होगा, मैंने 1-2 दिन पहले बताया था न्यूज़पेपर के अंदर, कई ऐसे भी गांव हैं जहाँ पर क्या है, लेडीज ही सारी भागदौड़ संभाल रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पुरुष नशा ज़्यादा करते हैं, या फिर वो जो जगह है, जो गांव है, वो लेडी प्रधान गांव है, तो वहाँ पर सारा जो भागदौड़ लेडीज़ के हाथ में है। लेकिन इसमें क्या बता रहा है राइटर कि भी लेडीज़ सारा काम करते हैं, किसानी का जितना भी काम है, मान लीजिए एक लेडी किसान है, वो सारा काम करती है, अपने घर पे बच्चों का पालन पोषण करती है, बुजुर्गों की सेवा करती है, बुजुर्गों को पैसे देती है, लेकिन फिर भी जो लेखा जोखा है घर का, वो किसके पास होता है? पुरुष के पास होता है। मतलब काम तो लेडी का, लेखा जोखा फिर भी पुरुष के साथ। ऐसा क्यों? ये अन्याय क्यों? अगर मान लीजिए कोई पुरुष कमा रहा है तो सारा लेखा जोखा वो रखता है, लेकिन अगर लेडीज़ कोई कमा रही है, ये किसान है, तो सारा लेखा जोखा फिर भी पुरुष के पास है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में इनके अधिकार हैं,
अगर इन्होंने कमाया है तो इनके हाथ में होना चाहिए, चाहे अपना ये सारा पैसा अपने पति को दे दे, वो इनकी मर्जी है, लेकिन पति छीने ना कि तूने क्या कुछ कमाया है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अभी आपको पता है जब धान लगाने की बारी होती है तो बहुत सारी लेडीज आपने देखा होगा कि आपने शायद अपने आसपास देखा होगा, अगर आप शहर में नहीं गाँव में रहते हैं या आप कभी अपने शहर से बाहर निकले हो, कि जब धान की रोपाई होती है तो बहुत सारी लेडीज जो वर्कर होती है वही धान लगा रही होती है, वही धान रोप रही होती है। फॉरेन के अंदर मशीनें चलती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत कम पुरुष होते हैं जो धान लगाते हैं, या फिर बिहार से पुरुष मंगवाए जाते हैं जो धान लगाते हैं। ज़्यादातर लेडीज ही जो यहाँ पर धान लगाती है, लेकिन फिर भी उनकी रिकॉग्नाइजेशन इतनी नहीं है, उनको इतना नहीं तवज्जो दी जाती कि ये इतनी ज़्यादा काम कर रही हैं किसानों में या इतनी ज़्यादा काम कर रही है कृषि के अंदर। तो उनकी इंपॉर्टेंस को मानना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस की सराहना करनी चाहिए और इनको जो इनका पूरा वेतन है वो मिलना चाहिए। इसी बारे में बात कर रहे हैं राइटर सारी चीज़ें, तो मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। आप ये भी चीज़ें लिख सकते हैं कि आजकल लेडीज़ पढ़ी लिखी होने लगी है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान होने लग गया। अभी क्या है, किसान अभी मान लीजिए लेडीज़ है, अगर किसी लेबोरेटरी के अंदर एक पुरुष बैठा तो ये लेडीज शायद उससे बात करने में हिचकिचाएंगी, लेकिन अभी क्या जो लेबोरेटरीज है बड़ी बड़ी जो भी रिसर्चेज हो रही हैं खेती बाड़ी पे, वहाँ पर हर एक ऑफिस के अंदर एक लेडी साइंटिस्ट लगाने की बात की है। इससे दो फायदे होंगे, एक लेडी साइंटिस्ट की जो डिमांड बढ़ेगी, लेडीज़ को फिर एम्पावर किया जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ पे लेडी मतलब साइंटिस्ट है और दूसरी भी ये लेडी है, जिनको बात करने में आसानी रहेगी, ये इनको आपस में समझा पाएंगी, अपनी बात समझा पाएंगी, तो इससे भी वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ही एक कदम और बढ़ सकता है। तो आप बहुत सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा नोट डाउन करते रहना पड़ेगा कि हाँ सर ने कल क्या बताया था, आज क्या बताया है। नेक्स्ट फ्रेंड देख लीजिए, जीना मुश्किल करता है जीका। अभी जीका वायरस जो जयपुर के अंदर 50 लोग हैं जिनके अंदर जीका वायरस आ चुका है, जो अभी केस ढूंढे गए। अभी फ्रेंड्स क्या पता है, बहुत बड़ा खतरा है, ये जान तक ले सकता है। जीका वायरस 80% लोगों में तो ये वायरस मिलता ही नहीं, पता ही नहीं चलता, ये मतलब उनके लक्षणों से नहीं पता चलता कि ये लोग प्रभावित हैं, उनके लक्षण बिल्कुल भी नहीं पता चलते। मान लीजिए उन्होंने टेस्ट करवाया तो जीका वायरस आ गया, लेकिन उनके लक्षण बिल्कुल नहीं होंगे। क्या, हल्का बुखार हो जाएगा, हल्की प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ी बहुत सिर दर्द, जुकाम, खांसी, ऐसी प्रॉब्लम हो जाएंगी, लेकिन ये पकड़ में नहीं आता जीका वायरस। दूसरा, ये जीका वायरस नई चीज़ नहीं है, 1940 से ये जीका वायरस की चपेट में बहुत सारी चीज़ें आई हुई, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो 1947 में सबसे पहले क्या हुआ था, युगांडा के अंदर जंगल के अंदर, वहाँ पे एक जीका नाम का जंगल है, वहाँ पर रिसर्च करने के लिए गए थे वैज्ञानिक येलो फीवर के बारे में। येलो फीवर की रिसर्च करते टाइम उनको एक बंदर के अंदर ये जो जीका वायरस है ये मिला था। उसके बाद ये वायरस फैलता गया, फिर ये यूएसए के अंदर, अमेरिका, ब्राज़ील और काफ़ी कंट्रीज़ में, अफ्रीका कंट्रीज़ के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर ये जीका वायरस फैलने की बातें सामने आई। उसके बाद 2012 के अंदर ये अफ्रीका के अंदर पाया गया बहुत बड़ी मात्रा में, और उसके बाद एशिया के अंदर भी इसके काफ़ी मामले जो सुनने को आए हैं जीका वायरस के। तो जीका वायरस अब तक का सबसे गंदा वायरस है, इसका भी तो कोई इलाज नहीं है। और ये फैलता किससे है, ये जो मच्छरों के काटने से है। जीका वायरस एडिज मच्छर से फैलता है। याद रखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, जीका वायरस मिलान कीजिए तो एडिज मच्छर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एडिज मच्छर। अभी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं अभी रेड कलर में लिख देता हूँ, एडिज मच्छर। तो इससे फैलता है। और आपको पता है हमारे देश में हर साल 7,25,000 मौतें किस वजह से होती हैं, मच्छरों के काटने से, सिर्फ और सिर्फ मच्छरों के काटने से। 20 करोड़ लोगों को मलेरिया हो जाता है मच्छरों के काटने से, उनमें से 6 लाख लोगों की तो मृत्यु हो जाती है, मतलब इनको इलाज ही नहीं मिल पाता। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं हमें मच्छर, और मच्छरों से बचने का कोई उपाय नहीं है, कोई मतलब इसे हम गन नहीं बना सकते जो मच्छरों से बचा पाए। इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम मच्छर जाली लगा सकते हैं। अब जो अपने दरवाजे, जालियों वाले दरवाजे लगे हों घर में, वो बंद कर सकते हैं। सोते टाइम हम कपड़ा ऊपर डाल के सो सकते हैं। मच्छरों से बचने के लिए हम अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। तो हमें मच्छरों को पैदा होने से रोकना है, हम मच्छरों को काटने से नहीं रोक पाएंगे, तो हमको मच्छर उत्पन्न होने से ही रोकने पड़ेंगे। तो ये जीका वायरस के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब तक इसका कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि इलाज मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। जीका वायरस के बारे में क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि जीका वायरस कब फाइंड आउट किया गया, 1940 में। कहाँ से आया है, युगांडा से। याद रखिए सबसे पहले कहाँ फाइंड किया गया, युगांडा के अंदर। उसके बाद तंजानिया में इसका मिला था, इंसानी शरीर में पाया गया। सबसे पहले युगांडा, फिर तंजानिया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जीका वायरस के बारे में संक्षेप में बताइए। नेक्स्ट ये राइटर कह रहे हैं कि महिलाओं को मिले बराबरी का दर्जा। अभी आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि वुमेन की पैंट्स के अंदर बड़ी बड़ी पॉकेट्स होती हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैन की पैंट के अंदर बड़ी बड़ी पॉकेट्स होती हैं। वुमेन की पॉकेट, पहली बात तो पॉकेट्स होती नहीं उनकी जीन्स में, होती है तो बिल्कुल छोटी छोटी। ऐसा क्यों, ये मतलब उनकी अनइक्वालिटी शो करता है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं। दूसरा भी हम पीछे करके आए हैं कि अगर कोई काम किसान कर रहा है, किसान मतलब कि एक मैन कर रहा है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर वही काम वुमेन कर रही है तो उसको कम पैसे मिलते हैं। ऐसा क्यों, इस बात को छोड़िए फ्रेंड्स। एक ऐसी मतलब आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं, अगर वो काम मैन कर रहा है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वही काम वुमेन कर रही है उनको बहुत कम पैसे मिलेंगे। तो मतलब वुमेन के इतने कम पैसे क्यों, इतना इनके साथ इतना बुरा अन्याय क्यों किया जा रहा है। अभी देख लीजिए देश भर में एक खास अभियान के तहत महिलाएं अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के बारे में सोशल मीडिया पर मुखरता से लिख रही हैं। आपको पता है #MeToo।
ऐसे सभी मामले शहरों से ही जुड़े हैं, जबकि देश में बड़ी आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के साथ पुरुषों का बर्ताव कहीं अधिक प्रताड़ित करने वाला। आपको पता है कि जितने रेप शहर के अंदर होते हैं उससे ज़्यादा रेप्स मतलब गांव के अंदर होते हैं, लेकिन जो गांव वाले रेप्स हैं वो वहीं दब जाते हैं पंचायत की वजह से। लोग प्रेशर बना देते हैं, लोग और मतलब बहुत सारे एक दूसरे को दबा देते हैं किसी न किसी तरह से। यह मामला पुलिस की नज़रों में नहीं आ पाता, मीडिया की नज़रों में नहीं आ पाता, लेकिन होता बहुत ज़्यादा कुछ है। अभी क्या पढ़ी लिखी महिलाएं जो सोशल मीडिया यूज़ कर रही है वो शहरों के अंदर है, गाँव की महिलाओं को आज भी नहीं पता। आप लोग देख लीजिए अपने आसपास बहुत सारी लड़कियां होंगी जो पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन वो फिर भी फेसबुक यूज़ नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको मना किया कि आप फेसबुक नहीं चलाओगे, आप लोग ऐसा नहीं करोगे, आप सोशल मीडिया नहीं यूज़ करोगे। मैंने खुद यार ऐसी लड़कियां देखी हैं फेसबुक नहीं यूज़ कर रही, कहती क्यों? भाई मना करता है। भाई क्या कितनी उम्र का है? भाई मेरे से 2 साल छोटा है। भाई छोटा भाई मना करता है कि तू फेसबुक यूज़ नहीं करेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसी ऐसी बातें, तो सिर्फ पुरुष प्रधान देश रह गया है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को सामने लाने की जरूरत है और उनको एम्पावर करने की जरूरत है। जिस लड़की के साथ गलत हुआ उसको आप लोग संभालिए। जिस लेडी के साथ मतलब जिस लेडी के हाथ में थोड़ी बहुत पावर है, जो थोड़ा समझती है, समझदार है, वो दूसरी लड़कियों की मदद करें, ऐसा इसके अंदर राइटर कह रहा है। और ये एक अच्छा सोल्यूशन भी है। शायद पुरुष महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते होंगे, लेकिन कुछ पुरुष सपोर्ट करते हैं जो महिलाओं को आगे आने देना चाहते हैं, और कुछ पुरुष आगे नहीं भी आने देना चाहते कि महिलाएं हमेशा पिछड़ेपन में रहे। लेकिन देश तब तरक्की करेगा जब महिला और पुरुष बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चले, तब देश की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है मैं अभी आपको बताऊंगा सवालों के घेरे में टीआरपी। अभी टीआरपी होता क्या चीज़ है मुझे ये जरूर बता दीजिए। मैं सारी बात टीआरपी के इर्द गिर्द करूंगा, टीआरपी टीआरपी में बोलता रहूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए टीआरपी होता क्या। जब आपको टीआरपी पता चल जाएगा तब आप ये पूरा समझ जाएंगे कि मैं समझाना क्या चाह रहा था। देख लीजिए, टीवी की लोकप्रियता मापने के लिए जिस तरह टीआरपी को मापा जाता है उसमें बदलाव की जरूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय को शामिल किया जा सके। अभी किसी चैनल को मापने का, उसकी टीआरपी मापने का कि वो कितना पसंद किया जा रहा है चैनल, वो कैसे मापते हैं। अभी फ्रेंड्स इसके कई तरीके होते हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक आप जरूर नाम याद रखिए, टैम मीडिया शोध संस्थान। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए और नीचे 2 लाइनें जरूर लिखिए। टैम मीडिया शोध संस्थान, इसके बारे में पूरा लिखिए, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब इसका गठन किया गया, सारी चीज़ें लिखिए। इससे आपकी ही नॉलेज में बढ़ोतरी होगी और जो एक दूसरे को पढ़ेंगे उनकी भी नॉलेज में एनहांसमेंट होगी। अभी फ्रेंड्स क्या है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं पहले क्या होता था, दूरदर्शन एक इकलौता चैनल होता था जिसको नाम था DD1, आपको पता होगा। उस पर क्या था, सांस्कृतिक कार्यक्रम आते थे, उस पर रंगोली आती थी, पुरानी फिल्मों के गाने चलाए जाते थे, कृषि के बारे में उस पर आता था, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज चलती थी जो क्या कुछ सीख देती थी, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छे अच्छे टेलीविजन सीरियल चलते थे कि जो बच्चों का मनोरंजन करते थे, बड़ों को शिक्षा देते थे, बच्चों को बड़ी बड़ी शिक्षा देते थे। आप लोगों को पता है, शायद आपने कभी DD1 देखा हो, छोटे होते आपने कभी ये चीज़ें देखी हो। तो अभी क्या है, इनको रिप्लेस किसने कर दिया आपको पता है। DD1 पर आज भी न्यूज़ आती है और बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग वही सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सही दिखाते हैं कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है। लेकिन आज तक वाले और न्यूज़ 24, पता नहीं कौन कौन से चैनल है, मुझे नहीं पता इतने चैनल्स का, और ना ही मैं इन चैनल्स को फॉलो करता हूं, क्योंकि इन चैनल्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है, टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को नंबर 1 पर लाने के लिए क्या है, झूठ बेचते हैं। ये मतलब ये कैसे कैसे चीज़ें यूज़ करते हैं, चैन से सोना है तो जाग जाओ, ऐसी ऐसी चीज़ें, अंधविश्वास के ये काल कपाल महाकाल नाम का इन्होंने क्या है, अंधविश्वास का एक सीरियल बनाया था। लोगों के साथ जो अन्याय होता है वो चीज़ें ये सीरियल के रूप में पेश करते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं चैनल वाले। दूसरी चीज़, इनको पता है कि अभी काफ़ी जो युवा लोग क्या करते हैं वो मतलब अडल्ट चीज़ें देखना पसंद करते हैं। तो ये अडल्ट चीज़ें भी क्या है, जो मतलब 2 चीज़ जिनके डबल मीनिंग निकलते हैं। डबल मीनिंग क्या, अभी आपने देखा होगा कई न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं, डबल मीनिंग जोक सुनाते हैं। न्यूज़ की जैसे ब्रेक आती है, डबल मीनिंग जोक सुना दिए, डबल मीनिंग पिक्स लगा दी, तो मतलब बहुत गलत गलत चीज़ें बेच रहे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए। हंसी मजाक वाले न्यूज़ है यार, न्यूज़ वाले चैनल तो बिल्कुल सीरियस होना चाहिए, लेकिन क्या हंसी मजाक वाले चुटकुले उसमें डाल देते हैं न्यूज़ में। और तो क्या ये लाफ्टर चैलेंज भी करवाते हैं न्यूज़ शो वाले, तो क्या कुछ कर रहे हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए। अभी टीआरपी बढ़ने से उनको फायदा क्या होता है फ्रेंड्स, टीआरपी बढ़ने से जो एड एजेंसियां, जो लोग ऐड करवाना चाहते हैं, वो अपनी ऐड उस चैनल पर ज़्यादा देंगे, उसको पैसा भी ज़्यादा पे करना पड़ता है ऐड करवाने के लिए, जिस चैनल की टीआरपी अच्छी है। तो टीआरपी फाइंड आउट करने के लिए टैम मीडिया शोध संस्थान इसका उपयोग करता है। इनके पास काफ़ी जो मेथड्स हैं करने के, वो अपने को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको IAS IPS बनना है, हरियाणा सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, आपको हर एक चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको एक चीज़ के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको इतनी चाहिए तो वो फिर उनको रखेंगे ना जिन्होंने PhD कर किया है, क्योंकि PhD की इसकी एक ही सब्जेक्ट पे होती है, तो उस बंदे का माहिर, अगर इनको माहिर चाहिए तो फिर ये PhD होल्डर को नहीं रख लेंगे। तो इनको आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इनको ऐसे ऑफिसर चाहिए जिनको थोड़ी थोड़ी नॉलेज सब चीज़ के बारे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको अगर टाइम मीडिया पूछ लिया तो टाइम मीडिया होता क्या है ऐसा कुछ हो जाए, TRP पूछ लिया तो उसको पता ही ना चले। तो आप लोग शायद मेरी बात समझ गए, आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज सब चीज़ों की होनी चाहिए। अभी आप लोगों ने शायद देखा होगा कि सीरियल्स, GTV की बात करूँ,
स्टार प्लस सोनी, मतलब कैसे कैसे सीरियल्स ये दिखाते रहते हैं। सोनी वाले तो पूरा दिन मतलब वो क्राइम इंडिया, क्राइम पेट्रोल, पता नहीं ऐसा कोई सीरियल चलता रहता है, वही दिखाते रहते हैं। मतलब ऐसा क्या है, वो बच्चे देखते रहते हैं, फिर उससे सीखते तो पता नहीं है, नेगेटिव चीज़ें जरूर सीखते हैं। जो हमारी मानव की प्रवृत्ति है वो क्या करती है, जो हमारी पॉजिटिव चीज़ है वो हम थोड़ी लेट सीखते हैं, जो नेगेटिव चीज़ है वो हम जल्दी सीख कर उसको करना चाहते हैं। तो मतलब वो बच्चों पर क्या असर डालते हैं। तो ऐसी टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत गलत गलत चीज़ें, ये देख लीजिए कि न्यूडिटी को भी ये मतलब उत्पन्न कर देते हैं। मैंने कल भी कहा था कि नग्नता किस तरह से हमारी सीरियल्स के अंदर जो सेक्सुअल कंटेंट डाल दिया जाता है, क्यों, इससे क्या होता है कि इनकी टीआरपी बढ़ती, लोग देखना पसंद करते हैं कि हाँ यार ये मतलब बहुत गंदा सीरियल है। लोग ऐसा नहीं कहते गंदा सीरियल है, मतलब लोग देखना पसंद करते हैं ऐसी चीज़ों को। पता नहीं हमारे समाज को आजकल होता क्या जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक 3 टेस्ट हो चुके हैं। ये पहले टेस्ट की मैंने फोटो लगाई है, यहाँ पे टेस्ट 2 और टेस्ट 3 हो चुके हैं। जिन जिन लोगों ने टेस्ट दे दिए वेरी गुड, जिन्होंने नहीं दी वो टेस्ट दे दीजिए। बताइए टेस्ट 4 में कब लेकर आऊँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी टेस्ट 4 लेकर आऊँ तो मैं जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है। ये एक लेडी है, इसकी 4 बेटियां हैं। ये खुद एक IAS अफसर बनना चाहती थी, ये खुद पुलिस की वर्दी पहनना चाहती थी लेकिन ये नहीं पहन पाई। क्यों? क्योंकि घर की प्रॉब्लम्स, मजबूरियां इनकी शादी कर देगी छोटी उम्र में। फिर इन्होंने क्या किया, इनके घर में इन्होंने कहा कि चल जब मेरा बेटा पैदा होगा उसको मैं IAS या IPS बनाऊंगी। लेकिन इसके घर में 4 बेटियां पैदा हुई। फिर इन्होंने चारों को पढ़ाया लिखाया। ये चौथी बेटी भी छोटी है, लेकिन ये 3 बेटियां देख लीजिए। बड़ी बेटी महिला थाना प्रभारी, दूसरी CISF इंस्पेक्टर। चलिए CISF की फुल फॉर्म कमेंट कीजिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ और इसका गठन कब किया गया। और तीसरी है RPF में सब इंस्पेक्टर। तो देख सकते हैं कि तीनों ने तो यूनिफॉर्म ले ली है, इन्होंने तो यूनिफॉर्म हासिल कर लिया। अभी चौथी बेटी छोटी है, ये भी शायद यूनिफॉर्म हासिल कर लेगी। इन्होंने पढ़ाया लिखाया। तो आप देख सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम किस तरह से बढ़ रहे हैं। अगर हर परिवार में से एक IPS हो, हर परिवार में से एक IPS एक IAS हो। मान लीजिए एक परिवार के अंदर एक बेटी IAS है, जब वो शादी करके दूसरे घर में जाएगी तो ये घर भी तो IAS कहलाएगा और सामने वाला घर भी IAS कहलाएगा। मतलब एक घर में अगर एक IAS लगती है, IPS लगती है बेटी, तो वो 2 घरों का नाम रोशन करती है। और अगर लड़का लगता है तो वो सिर्फ अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करता है। तो आप देख सकते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की जरूरत है, उनको आगे लाने की जरूरत है। लड़के समर्थ हैं, लड़के आजकल काम कर सकते हैं, लड़के प्राइवेट सेक्टर में जाकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं कर सकती। क्यों? उनके साथ फिर यौन शोषण हो जाता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो मतलब बहुत गलत गलत चीज़ें। मैं ये नहीं कहता कि लड़कों को जो पूरा उनसे रिसोर्सेज लेके लड़कियों को दे देने चाहिए, लेकिन जितने रिसोर्सेज लड़कों के पास हैं उतने लड़कियों के पास भी होने चाहिए, ताकि दोनों को बराबरी का हक दिया जाए। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में याद रखिए, मैंने नारी सशक्तिकरण के बारे में आपको 2 कमेंट करने के लिए कहा है, एक हरियाणा के पर्सपेक्टिव से, दूसरा भारत के पर्सपेक्टिव से। अगर आप लोग आज कमेंट करेंगे, आप इसके बारे में लिखेंगे आज, तो फिर आपको मेंस के क्वेश्चन भी मैं जल्दी देने शुरू कर दूंगा। मेंस के जिसमें कि पूरा क्वेश्चन या तो UPSC के क्वेश्चन या फिर हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेंगे, जो आए हुए हैं, उनका क्या आंसर रहेगा, मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स 0 रहा तो फिर मेरा रिस्पॉन्स भी 0 हो जाएगा आपके प्रति। चलिए नेक्स्ट देखिए, दुनिया का एक और अजूबा होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। सबसे पहले ये बताइए स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर ये बनाया जा रहा है। ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बनाई जा रही है, जिसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर, और ये कितने 44 मंथ्स में बनकर ये तैयार हो गई। चलिए फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है 44 मंथ्स। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर तैयार किया गया, हमने 44 मंथ्स के अंदर तैयार कर दिया, सिर्फ 44 मिनट लगे। और जो सबसे ऊंची मूर्ति थी आज तक की, लेकिन ये अब तो 182 मीटर की ये हो जाएगी। उससे पहले जो बुद्ध की मूर्ति थी चाइना के अंदर, उसको बनने के लिए 90 साल लगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि 90 साल लगे, और हमने क्या 44 मंथ्स में। तो कितनी बड़ी, मतलब कितनी अच्छी चीज़ हमने कर दिखाई, हमने बहुत अच्छा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये देख सकते हैं रिकॉर्ड 44 माह में हुई है तैयार। तो ये अच्छी चीज़ है, इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग मतलब इस चीज़ पे गर्व फील कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ बनी है। अब इसमें सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 600 से ज़्यादा रजवाड़ों को एकत्र करके भारत को एक बनाया था, इसलिए उनको लौह पुरुष का भी नाम दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखिए, ये भी आप कहीं ना कहीं आंसर में लिख सकते हैं। चलिए नीचे जरूर कमेंट कीजिए कि ये मूर्ति कहाँ लगाई जा रही है। और फ्रेंड्स अगर आप हरियाणा के लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो जरूर देखें। इसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं कि हरियाणा के अभी एग्जाम्स का ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं एग्जाम के अंदर शायद वो ना आए, कुछ और आ जाए, तो इसलिए जरूर देख लीजिए। मैंने एग्जाम का जो पैटर्न डिस्कस किया हुआ है, पिछले जो एग्जाम्स आए हुए हैं उसके बारे में मैंने पूरा बताया हुआ, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए, आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स कल के लिए, आप इसका नीचे आंसर जरूर कमेंट कीजिए। कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मालदीव्स। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपको पता है कि जब आप लोग कमेंट करते हैं मैं नेक्स्ट डे आपके लिए और भी अच्छे से लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ।
आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी नीचे कमेंट कर दीजिए। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप बता दीजिए, टेस्ट 4 कब दिया जाए और कौन कौन से लेक्चर जल्द शुरू किए जाए। आप लोग अपने जितने भी डाउट्स है, क्वेरीज हैं लेक्चर्स के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, कुछ भी आप एग्जाम्स के रिगार्डिंग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।